पश्चिम बंगाल के एक शहर मुर्शिदाबाद में आज भी एक आलीशान महल के खंडहर मौजूद हैं। हैरानी की बात यह है कि आज भी हर इंसान उस महल से बेहद नफरत करता है। आज भी जब कोई व्यक्ति उस महल के खंडहर के पास से गुजरता है तो उस खंडहर पर तरह तरह से अपना गुस्सा निकालता है। और इस नफरत और गुस्से की केवल एक ही वजह है, और वो है इस महल का मालिक मीर जाफर। वैसे तो भारतीय इतिहास में कई नाम ऐसे हैं जिनकी गद्दारी के किस्से बहुत मशहूर हैं, लेकिन इनमें से भी सबसे बड़ा नाम आता है मीर जाफर का, जिसे भारतीय इतिहास के गद्दारों का सरताज कहा जाता है। और यही कारण है कि आज भी उसकी हवेली को नमक हराम ड्योढ़ी के नाम से पुकारा जाता है। मीर जाफर का नाम गद्दारी और नमक हरामी का प्रतीक बन चुका है, और लोग आज भी अपने बच्चों का नाम मीर जाफर नहीं रखना चाहते। यही वो शख्स था जिसके धोखे की वजह से अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका मिला, और अंग्रेज भारत में करीब 200 साल रहे। मीर जाफर के उस धोखे की बलि चढ़े थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। फिरंगी भारत की धरती पर कदम रखने की फिराक में थे। बस देर थी तो नवाब सिराजुद्दौला के सत्ता और जान से हाथ धोने की। 2 जुलाई 1757 का ही वो दिन था जब नवाब सिराजुद्दौला को अपने गद्दार सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। इतिहास में नवाब सिराजुद्दौला को आखिरी आजाद नवाब भी कहा जाता है, क्योंकि नवाब की जान जाते ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई। नवाब का पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला था। 1733 में पैदा हुए नवाब की जब मौत हुई थी तब उनकी उम्र केवल 24 साल थी। अपनी मौत से साल भर पहले ही उन्होंने अपने नाना की मौत के बाद बंगाल की सत्ता संभाली थी। ये वही समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। सिराजुद्दौला को काफी कम उम्र में नवाब बना दिया गया था, जिससे उनके रिश्तेदार उनसे काफी नाराज थे। नवाब से सबसे ज्यादा नाराज थी उनकी खाला घसीटी बेगम, क्योंकि सिराजुद्दौला ने नवाब बनने के थोड़े ही समय बाद उन्हें कैद करवा दिया था। इसी के साथ नवाब ने सालों से बंगाल के सेनापति रहे मीर जाफर की जगह मीर मदान को महत्व दिया। इससे मीर जाफर नवाब से बुरी तरीके से नाराज था और वो नवाब के खिलाफ केवल एक मौके की तलाश कर रहा था। दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में अपनी जमीन पक्की करने की फिराक में थे। अंग्रेजों की आंखें शुरू से ही बंगाल पर लगी हुई थी, क्योंकि बंगाल एक धनी प्रांत था। लेकिन उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था नवाब सिराजुद्दौला। नवाब को अपने रास्ते से हटाने के लिए अंग्रेजों को भी बस एक गद्दार की तलाश थी। अंग्रेजी सेना के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने गद्दार का पता लगाने के लिए कुछ जासूस बंगाल भेजे। जासूसों ने क्लाइव को बताया कि मीर जाफर से काम बन सकता है, क्योंकि मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने का सपना देख रहा था। बस फिर क्या था, क्लाइव ने मीर जाफर से संपर्क साधा। मुलाकातें हुई, साजिशों का दौर शुरू हो गया। मीर जाफर और अंग्रेज दोनों ही एक दूसरे में अपना फायदा देखने लगे। शुरू हुआ इतिहास का प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध, जो एक खुला युद्ध नहीं था, केवल एक विश्वासघात था। क्योंकि आज के क्रिकेट मैच फिक्सिंग की तरह इसके परिणाम पहले से ही निश्चित हो चुके थे। प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध ने आने वाले 200 सालों तक के लिए भारत की नियति को तय कर दिया था। षड्यंत्र के मुताबिक अंग्रेजों ने बंगाल पर हमला बोल दिया था, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला अपनी पूरी फौज को अंग्रेजों के खिलाफ नहीं उतार सकते थे, क्योंकि उन्हें उत्तर से अफगानी शासक अहमद शाह दुर्रानी और पश्चिम से मराठों का खतरा हमेशा बना रहता था। नवाब अपनी फौज का एक हिस्सा लेकर प्लासी पहुंचे। उन्होंने मुर्शिदाबाद से कुछ दूरी पर अपना डेरा डाला। 23 जून को एक मुठभेड़ में सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र मीर मदान की मौत हो गई। अब नवाब अकेले पड़ गए। उन्होंने सलाह के लिए मीर जाफर को पैगाम भेजा। मीर जाफर ने नवाब को सलाह दी कि युद्ध रोक दिया जाए, और नवाब ने ऐसा ही किया। नवाब की तरफ से लड़ाई रोक दी गई। सिराजुद्दौला की फौज वापस कैंप लौटने लगी। मौका देखते ही मीर जाफर ने अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव को इशारा किया और पूरी स्थिति समझा दी। फिर अब की बार क्लाइव ने पूरी ताकत से नवाब के कैंप पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से नवाब की सेना तितर-बितर हो गई। क्लाइव ने लड़ाई जीत ली। नवाब सिराजुद्दौला को वहां से भागना पड़ा। मीर जाफर तुरंत अंग्रेज कमांडर से जाकर मिला। समझौते के अनुसार उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया, जो कि केवल एक नाम का नवाब था। केवल और केवल अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली, और सत्ता अंग्रेजों के हाथ लग गई। प्लासी की लड़ाई से भागकर नवाब सिराजुद्दौला ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रह सके। मीर जाफर के सिपाहियों ने उन्हें पटना से पकड़ लिया। उन्हें मुर्शिदाबाद लाया गया। मीर जाफर के बेटे मीर मीरन ने उन्हें जान से मारने का आदेश दे दिया। 2 जुलाई 1757 को उन्हें मुर्शिदाबाद में मीर जाफर की हवेली नमक हराम ड्योढ़ी में फांसी पर लटका दिया गया।
अगली सुबह उनकी लाश को हाथी पर चढ़ाकर पूरे शहर में परेड भी निकाली गई। लेकिन वक्त भी बदला लेता है, सबका हिसाब बराबर करता है। प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की स्थिति को बहुत मजबूत बना दिया। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बना दिया, लेकिन नवाब बनने के बदले मीर जाफर को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। मीर जाफर केवल एक नाम का ही नवाब बना रहा, उसे अंग्रेजों की हर शर्त माननी पड़ी। यानी नवाब वो था, लेकिन बंगाल की पूरी बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। क्लाइव और कंपनी की मांगे बढ़ती गईं, जिससे मीर जाफर की आर्थिक हालत काफी ज्यादा कमजोर हो गई। मीर जाफर ने कंपनी को 1,17,00,000 रुपए दिए। क्लाइव को 2,24,000 रुपए मिले। इससे अंग्रेजी कंपनी की आर्थिक स्थिति तो काफी मजबूत हो गई, लेकिन बंगाल लुट गया। आखिरकार मीर जाफर कंपनी की मांगों को पूरा नहीं कर सका। परिणाम यह हुआ कि 1760 में अंग्रेजी कंपनी ने मीर जाफर पर डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिया और इस बहाने उसे नवाब के पद से भी हटा दिया। फिर कंपनी ने बंगाल का नया नवाब मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम का भी हाल मीर जाफर जैसा ही रहा। अंग्रेजों को खुश करने के लिए मीर कासिम ने सबको लूट लिया, भूमि जब्त कर ली और खजानों को कम कर दिया। शुरुआत में मीर कासिम को देश से गद्दारी करने का इनाम मिला। हालांकि वो भी जल्द ही अंग्रेजों के लगातार बढ़ते लालच से थक गया और अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद होने की कोशिश करने लगा। लिहाजा उसने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत में अंग्रेजों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। हुआ ये कि पहले तो मीर कासिम को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ शुरू हो गया भारत का नया अध्याय।